मित्रों, राजीव भाई का सपना था संपूर्ण स्वदेशी कंपनी और संपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट्स वाला देश। तो अगर हमें संपूर्ण स्वदेशी वाला देश बनाना है तो उसे लोटेक आइटम तक सीमित नहीं रखते हुए उसे हमें हाईटेक आइटम की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। यानी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगने वाली मशीनें, उनके स्पेयर पार्ट्स और सबसे आवश्यक है हथियार, घातक और डेडली वेपन्स। इसको बनाना बहुत आवश्यक है। अगर इन चीज़ों को हम तैयार नहीं कर पाते तो संपूर्ण स्वदेशी कंपनी का और संपूर्ण स्वदेशी देश का हम सपना कभी भी साकार नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये संपूर्ण स्वदेशी हथियार हमें बनाने हैं तो संपूर्ण स्वदेशी कंपनी होनी चाहिए। विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में आके बैंक खोले, बैंक किस प्रकार हमें लूटते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। विदेशी मीडिया हमारे देश में किस प्रकार झूठ फैला रही है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और सच का तो पता ही नहीं है। अब आवश्यक ये है कि क्या ऐसा है कि हमें स्वदेशी हथियार बनाने की इतनी ज़रूरत है। हम हथियार खरीद रहे हैं, हथियार हमारे पास आ रहे हैं, पर सबसे पहले तो इन हथियारों को जब हम खरीदते हैं तो हमें पेमेंट जो है वो डॉलर में करना पड़ता है, और डॉलर हम छापते नहीं हैं। हम कुछ निर्यात करेंगे तो डॉलर हमारे पास आएगा। अब हमारा निर्यात जो है घटते चला जा रहा है, तो डॉलर का जो स्रोत है वो कर्ज है या फिर हमें अपने संसाधन या कंपनियां बेचनी पड़ती हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 32 कंपनियां बिक रही हैं और सबकी लाइन लगी हुई है, एक एक करके देश में सब कुछ बिक रहा है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो हमें डॉलरों के लिए अपने संसाधन और अपनी फैक्ट्रियां बेचनी पड़ती हैं। दूसरी समस्या ये आती है कि जब युद्ध होता है तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको विदेशी कंपनियां जो बेचती हैं उसकी कीमत इतनी बढ़ा देती हैं कि उसको चुकाने में हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाती है। फिर तीसरी समस्या ये आती है कि इन हथियारों में किल स्विच होता है। किल स्विच एक तरह का ट्रोजन होता है जो इन हथियारों की चिप में होता है, और इन्हें विदेशी कंपनियां उसमें लगाकर भेजती हैं, और इसका पता वही लोग लगा सकते हैं जो इन चिप को बनाते हैं। अब हमारे देश में ये चिप बनती नहीं। अब इससे होता क्या है कि इसका एक कोड होता है, और उस कोड का दुरुपयोग युद्ध के समय में वो देश कर सकता है जिस देश की कंपनी ने इस हथियारों को बनाया, या फिर वो इस कोड को उस देश को बेच सकता है जिससे हमारा युद्ध हो रहा है, और ये कोड को एक्टिवेट करने के बाद में ये हथियार जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये हथियार हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। इसके बाद आता है एंड यूज़र एग्रीमेंट की समस्या, यानी कि जो कंपनी हमें हथियार बेचती है वो हमारे साथ ये एग्रीमेंट करती है कि ये हथियार हमें उन पर तो नहीं चलाना है, हो सकता है उनके मित्र देशों पर भी नहीं चलाना हो। तो ये उसके बाद में हम जो है चाहकर भी इसको सबके खिलाफ उपयोग नहीं कर सकते। अब अंत में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का जो ड्रामा चल रहा है उस पर, मेक इन इंडिया में भी हमें कई कॉम्प्लेक्स स्पेयर पार्ट्स अपने हथियारों के बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। बनाने वाले इंजीनियर बाहर से आएंगे, वे यहाँ पर जो मेन काम है वो खुद करेंगे, और उसमें हमारे लोगों को कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में ये तकनीक नहीं जाएगी, उससे वो डेवलप करना नहीं सीखेंगे। तो इसमें कोई आत्मनिर्भरता आने वाली नहीं है। इसका किसी भी तरह से अगर आर्थिक लाभ के बारे में हम सोचें तो फिर भी हमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स और चिप जो है वो इंपोर्ट करनी ही होगी, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर वैसे भी हमारे पास जाएगा और हमारे लोगों को कोई भी नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें किस प्रकार से आत्मनिर्भरता आती है मुझे समझ में नहीं आता। तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता एक तरह का छलावा है। इससे अगर हम कुछ सीख सकेंगे ऐसा होने वाला है, और हम किसी प्रकार से अपने हथियार बनाने में सक्षम हो पाएंगे हमेशा के लिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मित्रों, हम देखेंगे अब होली ओन इंडियन कंपनी यानी संपूर्ण स्वदेशी कंपनी के कानून के प्रावधानों को। तो सबसे पहले इस कानून को अगर लेके आना है तो इसे सिंपल मेजॉरिटी से यानी साधारण बहुमत से लाया जा सकता है। अब साधारण बहुमत का अर्थ क्या है कि 545 अगर सांसद हैं और उसमें से 500 पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो 500 में से 250 यानी 50% अगर इस पे सहमति दे देते हैं तो ये होली ओन इंडियन कंपनी का कानून आ सकता है। उसके ऊपर जितनी सहमति दे दें अच्छा है, मतलब जितने प्रेजेंट हैं उसके हाफ अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो होली ओन इंडियन कंपनी का कानून आ जाएगा। अब ये होली ओन इंडियन कंपनी के कानून में अगर किसी तरह का WTO के साथ में हमारा कोई टकराव होता है या WTO से कोई एग्रीमेंट जो बीच में आता है, तो ये बहुत आसान है कि इस एग्रीमेंट से हम कभी भी बाहर निकल सकते हैं या WTO हमें बाहर निकाल दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक अधिसूचना से हम WTO से बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इस पूरे कानून को खंड अ और ब में डिवाइड किया, तो खंड एक का एक प्रावधानों को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान जो कहता है कि यहीं पर सारी बात जो है खत्म हो जाती है। पहले प्रावधान में आप समझ सकते हैं कि इसके जो शेयर हैं वो कोई भारतीय नागरिक खरीद सकता है या दूसरी कोई संपूर्ण स्वदेशी कंपनी या भारत की केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और सेक्शन 2 कहता है कि इसे कोई NRI भी खरीद सकता है। इसके निदेशक सेक्शन 3 निदेशक, अध्यक्ष या साझेदार ये भारतीय नागरिक ही होंगे, यानी शेयर जो होगा वो भारतीय नागरिकों के पास ही होगा, और अध्यक्ष और निदेशक यानी डायरेक्टर वो भी भारतीय नागरिक ही होगा। तो कोई समस्या नहीं। सेक्शन 4 में हम ये देखेंगे कि अगर कोई इसके शेयर को बेचता है और
पहले तो वो किसी भारतीय नागरिक को ही बेचेगा, और अगर वो 3 महीने के अंदर किसी भारतीय नागरिक को नहीं बेच पाता है किसी कारण से, तो रजिस्ट्रार जो है वो इन शेयरों को बेचेगा और किसी भारतीय नागरिक को बेच के उसकी जो कीमत मिलेगी उस कीमत को वो उसको दे देगा अपना शुल्क काटने के बाद। उसके बाद में सेक्शन 5 ये कहता है कि मंत्री, सांसद, जज, अधिकारी, इन सब के पास में स्वदेशी या विदेशी कंपनी के जो भी शेयर होंगे वो उनको वो उसका ब्यौरा साफ तौर से देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 6.1 से लेकर 6.3 ये जो है वो विदेशी कंपनी के लिए है, और 6.4 से लेकर 6.1 स्वदेशी कंपनी के लिए है। तो विदेशी कंपनियों में किस प्रकार का बंदिश लगी हुई है उसको हम देखेंगे। तो इन बंदिशों में ये है कि 10 साल तक, 6.1 बोलता है कि उनको 10 साल तक के लिए ही कोई भूमि या निर्माण किराए पर मिलेगा, और खुद का तो वो कोई भूमि और निर्माण खरीद ही नहीं सकते। 6.2 ये बोलता है कि किसी भी प्रकार की खदानें या कृषि भूमि वो उनको उस पर वो अपना काम नहीं कर सकते, ना ही उनको वो किराए पर मिलेगी। तो किराए पर उनको ना खदानें मिलेंगी, ना कृषि भूमि मिलेगी, और ना ही उसको वो खरीद सकते हैं। बैंक खोलने की अनुमति भी 6.3 बोलता है उनके पास नहीं है, तो बैंकों का मायाजाल वहीं समाप्त हो गया। अब 6.4 यानी संपूर्ण स्वदेशी कंपनी के पास में खाने पीने की वस्तुएं सिर्फ संपूर्ण स्वदेशी कंपनी बनाएगी, सिर्फ उन्हें ही कर्ज मिलेगा 6.5, और 6.6 बोलता है कि खनन और ऊर्जा ये पूरी तरह संपूर्ण स्वदेशी कंपनी के पास ही होंगे। 6.7 ये बोलता है कि हर तरह की शिक्षा, विद्यालय, महाविद्यालय ये जो सारे होंगे वो उनके अंडर में आएंगे, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहीं समाप्त हो जाएगी। उसमें जो अच्छाइयाँ वो हम ले सकते हैं, पर सारी बुराइयाँ यानी विदेशियों के हाथ में हो जाएगी, वो नहीं मिलने वाला। 6.8 ये कहता है कि हमारी जो सीक्रेसी है, हमारी जो प्राइवेसी है कम्युनिकेशन के दौरान, वो विदेशी कंपनियों के हाथ में है, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ पर सारी की सारी स्वदेशी कंपनी आ जाएंगी, यानी संचार, टेलीकॉम, इंटरनेट, सैटेलाइट, रक्षा, यानी हथियार सारे हमारे स्वदेशी होंगे। तो आपको यहाँ पर 6.8 में ये मिलेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें संपूर्ण स्वदेशी कंपनी आ जाएगी। अब खंड ब में देखें कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या बनाएंगे। तो संपूर्ण स्वदेशी कंपनी हर तरह के छोटे और बड़े हथियार और खतरनाक हथियार बनाने वाली है। बंदूकें, टैंक, कारतूस, गोले, मिसाइल, लड़ाकू विमान, आणविक, रासायनिक और जैविक हथियार सारे के सारे इसमें बनेंगे। और रक्षा मंत्री जो है सेक्शन 8.1 से लेकर 8.3 हमको बोलता है कि सारे हथियारों को 3 श्रेणी में डिवाइड किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने खतरनाक है। तो 8.1 ये कहता है कि पंजीकरण और लाइसेंस आवश्यक नहीं, ऐसे कुछ जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार नहीं है वो श्रेणी 1 में डाले गए जिसमें पंजीकरण और लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा। 8.2 ये कहता है कि आपको मात्र पंजीकरण करना होगा, लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा, वो उससे थोड़े ज़्यादा खतरनाक हथियार होंगे। 8.3 ये कहता है कि आपके पास काफ़ी जो खतरनाक हथियार है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने का अर्थ है कि आपका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण तो अपने आप हो जाएगा। सेक्शन 9 ये कहता है कि पुलिस के पास जो हथियार होते हैं उस लेवल के हथियार या उससे नीचे के लेवल के सारे हथियार को रक्षा मंत्री उसकी डिज़ाइन जो है वो पब्लिक कर देंगे। अगर उसकी डिज़ाइन पब्लिक हो जाएगी तो संपूर्ण स्वदेशी कंपनियां उन हथियारों को बना सकती हैं। उसमें बंदूकें आ सकती हैं, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट आ सकते हैं, गोली आ सकती है, और इसका व्यापारीकरण बहुत आराम से हो सकता है। और जन जन के पास में बंदूकें देश की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए आ सकती हैं। इसको ज़्यादा संपूर्ण समझने के लिए आपको गन लॉ को समझना पड़ेगा, जो किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर सेक्शन 10 तृतीय श्रेणी में हथियारों की सूची जो है, तृतीय श्रेणी यानी सबसे खतरनाक, जहाँ पर आपको लाइसेंस की आवश्यकता कंपलसरी है, उसकी में जितने भी हथियार आ रहे हैं उन सारे हथियारों की सूची रक्षा मंत्री जो है वो पब्लिक करेंगे, यानी सबको बताएंगे। कौन सी जानकारी पब्लिक को बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, ये रक्षा मंत्री के हाथ में होगा, और रक्षा मंत्री इसको ईमानदारी से करेंगे। ना ये विदेश में कोई जानकारी पहुंचा सकते हैं, ना फिर पब्लिक में जिन्हें नहीं देनी चाहिए उनको नहीं देंगे। इसके लिए हम उन पर तो नहीं, पर प्रधानमंत्री पर राइट टू रिकॉल रखेंगे। तो प्रधानमंत्री का काम होगा कि रक्षा मंत्री सही काम करें, उसको देखें, और अगर वो उसे नहीं करते तो प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है। अब उसके बाद में सेक्शन 12 जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनको अगर कहीं हमें ज़रूरत भी पड़ती है विदेशी कंपनियों की, तो उनके लिए पंजीकरण और लाइसेंस दोनों आवश्यक होगा, और वो इस कैटेगरी में आएंगी। उनको यहाँ पर परमानेंट टिकने का कोई बंदोबस्त यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर हैं भी तो ना उन्हें निर्माण के लिए कोई निर्माण मिलेगा, कोई भवन मिलेगा, ना भूमि मिलेगी, सब कुछ है किराए पर रहेगा, और वो 10 साल के लिए होगा। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे ज्यूरी कोर्ट निपटाएगा। ज्यूरी कोर्ट एक ऐसा बंदोबस्त है जिसमें जनता जो है वो जज के साथ बैठकर अपना निर्णय पूरा मुकदमा सुन के अपना निर्णय देगी। जज अपना निर्णय देगा, तो ये पारदर्शी तरीके से यहाँ पर मुकदमा चलेगा, और ये मुकदमे का जो रिजल्ट आएगा वो पब्लिक के सामने आएगा। और अगर जज किसी भी तरह की बेईमानी करता है या जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर किसी भी तरह का दबाव डालता है रिश्वत वगैरह लेकर, तो उस पर राइट टू रिकॉल जज के तहत उसको अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। फिर अगर इसमें से इन सारे प्रावधानों में से आपको अगर कोई भी एक क्लॉज पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी एक क्लॉज निकाल दिया जाए, या कोई प्रावधान इसमें हटाया जाए, या इसमें कोई बदलाव लाया जाए, या इसमें कुछ जोड़ा जाए, तो इसमें एक जनता की आवाज़ है 14 नंबर की, और इस 14 नंबर में कोई भी एक नागरिक उठकर अपना एफिडेविट यानी अपनी मांग जाकर सबमिट करेगा, और सबमिट करने के बाद उसे उसके लिए कुछ चार्जेस देने होंगे, और वो चार्जेस देने के बाद में
देश में जितने भी वोटर हैं, नागरिक हैं, वो अपने मोबाइल ऐप वोट वापसी पासबुक और SMS के माध्यम से उस पर हाँ या ना में समर्थन देंगे। अगर उसे इतना समर्थन मिल जाता है, यानी 51% समर्थन उसे मिल जाता है, तो उस एफिडेविट को इस कानून के अंदर जोड़ा जा सकता है या इसमें से कोई चीज़ें निकाली जा सकती है। धन्यवाद।